हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। एंगुलर के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। पुराने पार्ट की वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके सजेशंस को हम अपने अगले आने वाली वीडियोज में यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज द डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर? डेटा बाइंडिंग क्या होती है? बेसिकली आपका डेटा को ट्रांसफर करने का, बेसिकली अगर हम इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन की बात करें, डेटा बाइंडिंग इन नथिंग बट अ कम्युनिकेशन बिटवीन द व्यू एंड सोर्स। व्यू आपका क्या होता है? आपकी HTML फाइल होती है। सोर्स आपका क्या होता है? जो आपकी सोर्स फाइल कंट्रोलर फाइल होती है, यानी जो आपकी TS फाइल होती है। ये आपका कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। डेटा बाइंडिंग क्या होती है? 3 तरीके की होती है। अगर हम डेटा बाइंडिंग की बात करें तो एक तो इंटरपोलेशन हो गया, ठीक है, इंटरपोलेशन हो गया। अगर आप इसमें देखो तो इसमें क्या होता है, आपका सोर्स से डेटा व्यू की ओर जाता है। आप इसमें एक डबल कर्ली ब्रेसेस है, इसके साथ प्रॉपर्टी को यूज करते हो। नेक्स्ट आता है आप इसी के साथ इसी के साथ में आता है इवेंट बाइंडिंग। इसमें भी क्या होता है कि आप एक क्लिक मेथड को, यानी आपके जो भी इवेंट एग्जिस्ट करते हैं, माउस लीव हो गया, माउस होवर हो गया, क्लिक इवेंट हो गया, होवर आपका फोकस इवेंट हो गया, ब्लर इवेंट हो गया, मतलब जो भी इवेंट आपके पॉसिबल हैं, उन इवेंट के होने पे आपका फंक्शन हिट होगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है कि आप व्यू से डेटा सोर्स में भेजते हो, यानी आपकी कोई एग्जिस्टिंग एक प्रॉपर्टी होगी। सपोज आपकी प्रॉपर्टी है, आप ईमेल लेना चाहते हो, ठीक है। ईमेल आपकी प्रॉपर्टी बनाई, बट ईमेल आपके किसी कंपोनेंट से आ रही, चाइल्ड कंपोनेंट से, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये कुछ डेटा बाइंडिंग के टाइप्स थे। ये आप इसको याद रखो, ये फंडामेंटल क्वेश्चन होता है एंगुलर के। जब कोई फंडामेंटल से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो ये हमेशा आता है क्वेश्चन। तो डेटा बाइंडिंग बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा क्या होता है? बेसिकली दीज आर यूज्ड टू डेकोरेट द क्लास, so it can configure the expected behavior of the class. मेटा डेटा हमेशा रिप्रेजेंट किए जाते हैं @आउटपुट से। @ हमेशा किसी भी टैग के आगे अगर @ लगा हुआ तो आपको मेटा डेटा डेकोरेटर है, ठीक है। मेटा डेटा काइंड ऑफ डेकोरेटर, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो, मैंने कुछ एग्जांपल लगा रखे हैं, @आउटपुट, @इनपुट, @व्यू चाइल्ड। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि अच्छा आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपके पास क्या मेथड है? तो लकीली ये 3 एग्जांपल उसी के हैं। और तरीके होते हैं, हम अगले आने वाली वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डेकोरेटर्स? डेकोरेटर कितने प्रकार के होते हैं? डेकोरेटर की अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक शॉर्ट फॉर्म मैं तो रिकमेंड करूंगा, अभी वो तो मैं बताऊंगा ही क्या क्या होते हैं वो। एक ये है CPMP। अगर आप इसको इस टर्म में याद रखो, C मतलब क्लास, P मतलब प्रॉपर्टी, M मतलब मेथड, P और एक दूसरा P का मतलब पैरामीटर, ठीक है। प्रॉपर्टी हो गया। तो मैं इसमें देखो, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी डेकोरेटर है, मतलब जब कभी यूज फॉर द प्रॉपर्टी इनसाइड द क्लास, आप इस दोनों में यूज कर सकते हो, मतलब एक एक्सटेंड कर सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ पे हम जान रहे हैं चीजों की डेकोरेटर कौन से किसके पार्ट में आ रहे हैं। क्लास डेकोरेटर जैसे @कंपोनेंट हो गया, @ng मॉड्यूल हो गया, @डायरेक्टिव हो गया, ये सब क्लास डेकोरेटर हैं। मैथड डेकोरेटर हो गया, मैथड डेकोरेटर जैसे आपका होस्ट लिस्नर हो गया, होस्ट बाइंडिंग हो गया। होस्ट बाइंडिंग आपका पैरामीटर डेकोरेटर होता है, होस्ट बाइंडिंग और इंजेक्ट, ठीक है। ये आपके कुछ एग्जांपल हैं, इसको याद रखो। जब कभी आप इंटरव्यू को बताओ तो डेकोरेटर का टाइप बताओ प्लस उसके एग्जांपल जरूर बताओ, उससे अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज एंगुलर CLI? CLI वैसे स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। एंगुलर में क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी, सपोज आप कंपोनेंट बनाना चाहते हो तो कंपोनेंट के लिए आप कमांड लिखते हो, ng से रिप्रेजेंट होता है, तो ng जनरेट कंपोनेंट, फिर कंपोनेंट का नाम आप ऐसे लिखते हो। आपको डेकोरेटर बनाना है, डायरेक्टिव बनाना है, तो ng जनरेट डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का नाम। सर्विस के लिए ऐसे ही करते हो। तो ये एक तरह से कमांड लाइन इंटरफेस होता है जो एंगुलर के लिए यूज होता है। और अगर आप एंगुलर को ही इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको ये कमांड डालनी पड़ेगी। मतलब फर्स्ट कमांड कह सकते हो इसको,
इसके बाद फिर आप npm नहीं यूज करते हो, उसके बाद आप ng यूज करते हो। जैसे आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है तो ng न्यू प्रोजेक्ट का नाम डालो, ऐसे ही मतलब चीजें यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड ng ऑन इनिट। हाँ, जैसे मैंने अभी लास्ट वीडियोज की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था लाइफ साइकिल हुक्स। उसमें मैंने बताया था जब पहला आपका लाइफ साइकिल आया था तो उसमें ng ऑन चेंज आया था, बट कंस्ट्रक्टर क्या होता है ng ऑन चेंज से पहले भी रन हो जाता है, और ng ऑन इनिट क्या होता है कि आपका लाइफ साइकिल हुक में ng ऑन चेंज के बाद आता है। तो पहला डिफरेंस की बात करें तो इनके रन होने में इनका डिफरेंस है कि पहले कंस्ट्रक्टर रन होता है फिर ng ऑन इनिट रन होता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है टाइप स्क्रिप्ट की एक बाय डिफॉल्ट मेथड होता है, बट ng ऑन इनिट क्या होता है कि एंगुलर की लाइफ साइकिल का एक वन ऑफ द मेथड है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो मैंने इसमें डिफरेंसेस में कुछ प्रोवाइड कराए हैं, तो आप लैंग्वेज के थ्रू बताना चाहते हो तो आप इसको पढ़ सकते हो, देख लो, बट डिफरेंस दो यही है बेसिकली। ठीक है, साइट को आप रेफर कर सकते हो। व्हाट इज अ सर्विस? सर्विस क्या होती हैं? तो सर्विस जैसे सर्विस बेसिकली कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए यूज होती हैं। Whenever we have a common functionality needs to be provided to various modules. अब सर्विस क्या है कि इट्स allows for the greater separation of concern for your application and better modularity by allowing you to extract common functionality out of component. मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे डाल रखे हैं, आप इस एग्जांपल को रेफर कर सकते हो। इसमें क्या है, जैसे आप सर्विस कैसे पहचानो कि सर्विस है, तो आप इसमें जैसे इंजेक्टेबल देख सकते हो, ये सर्विस की पहचान है कि भाई ये सर्विस है। और इंजेक्टर ये आपका क्लास यूज होती है इसके साथ, क्लास डेकोरेटर हमेशा यूज होता है इसके साथ @इंजेक्टेबल। ठीक है, और आप इसमें ये तो सब बेसिक चीजें हैं कि आप इसमें ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक एग्जांपल है कि आपने HTTP क्लाइंट जो मॉड्यूल है उसको आपने इंपोर्ट किया है, और ये बेसिकली जैसे आप नॉर्मल फाइल होती है वैसे ही TS फाइल ये भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन एंगुलर। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको इसमें बताया है डिपेंडेंसी इंजेक्शन कि ये जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर सिंटेक्स अगर हम बात करते हैं, दिस पार्ट इज द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आप मेरे जो कर्सर को देखो, ये पार्ट आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने सर्विस को पहले इंपोर्ट किया, सर्विस को पहले हमने इंपोर्ट किया और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने उसका इंस्टेंस बनाया, और उस इंस्टेंस को भी हम हर जगह यूज करते हैं। ठीक है, एक तो ये होगा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन डिजाइन पैटर्न इन विच ए क्लास आस्क फॉर अ डिपेंडेंसी फॉर एक्सटर्नल sources rather than creating them itself. Angular comes with its own dependency injection framework for resolving dependency services or object that class need to be perform its function. So आप you can have a service depend on other services throughout your application. जैसे आप सर्विस बनाते हो, कई बार आप API करके एक अलग सर्विस बना लेते हो, उसमें आप अपने पोस्ट गेट रिक्वेस्ट को डिफाइन करते हो, फिर थ्रू आउट द एप्लीकेशन जहाँ पे मतलब आप जब कभी आप कई सारे इन्वायरमेंट होते हैं, आप चाहते हो कि आपका जो कोड है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, जिस आपके इन्वायरमेंट पे जाए वो उसके अकॉर्डिंग उसकी API वगैरह वो गेट करे, तो आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को उसमें बहुत ही बखूबी तरीके से यूज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एसिंक पाइप? एसिंक का मतलब ये है कि एसिंक्रोनस पाइप। एसिंक पाइप बेसिकली सब्सक्राइब टू एन ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस एंड रिटर्न द लेटेस्ट वैल्यू इट हैज एमिटेड। जब भी इसको नई वैल्यू मिलेगी पाइप में हमेशा चेक मार्क कर देगा ये। इसमें मैंने एक एग्जांपल मार्क कर रखा है, इस एग्जांपल को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इसमें एक तो क्या सेट इंटरवल लगा हुआ है, कॉल बैक फंक्शन है, इसमें हम कॉल कर रहे हैं जो ऑब्जर्वेबल को हम कॉल कर रहे हैं, और उसमें जो डेट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हर 2 सेकंड में टाइम आपका ये बता रहा है, टाइमर है एक हिसाब से। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, एग्जाम्पल को रेफर करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ ng-for। ng-for क्या होता है, ये आपका एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होता है। जब कभी आप चाहते हो कि आपके पास एक व्यू जैसे आपके पास ये कोड है, ठीक है, आपके पास एक लिस्ट है, देयर इज ए लिस्ट ऑफ यूजर, आप चाहते हो कि एक तो तरीका ये है कि आप लिस्ट में हर यूजर का नाम लिखो, वैसे ऐड करो। यह एक तरीका जैसे आप फॉर का कॉन्सेप्ट होता है, लूप का कॉन्सेप्ट जो आप बेसिकली जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में यूज करते हो, वही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे आप टाइपस्क्रिप्ट में लिखने के बजाय आप डोम में ही लिख सकते हो।
ये एंगुलर की बहुत ही खास बात है कि आप इसमें डोम मैनिपुलेशन बहुत इजीली हो जाता है। तो इससे क्या हुआ कि आपका काम बचा और आपका स्पेस बचा, रीडेबिलिटी बढ़ी। ये बहुत ही अच्छा है इसके लिए। तो अब अगर पर्पज किसके बात करें तो ये, क्योंकि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव आपको जितने भी होते हैं ये डोम को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। फिर आपका एक नेक्स्ट स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव हम डिस्कस करेंगे, एनजी इफ क्या होता है। एनजी इफ बेसिकली जैसे आप इफ एल्स कंडीशन टीएस फाइल में लगाते हो, वैसे ही कंडीशन इसकी होती है। जब कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपका जो डोम एलिमेंट है वो शो होगा, और जब कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो आपका डोम एलिमेंट आपका हाइड हो जाएगा। कई बार डिफरेंस आता है कि आप हिडन और एक एनजी इफ में कई बार हम यूज करते हैं इनको अल्टरनेटिवली हिडन करने का काम आता है वो। एक एग्जांपल जो यहाँ पे लगा है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर एज से हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं कि जो भी यूजर की एज 18 से ज्यादा है तब आप ये दिखाओ कि यू आर नॉट, 18 से मतलब कम है। यहाँ पे आप कंडीशन देखो, यहाँ पे कंडीशन 18 से कम की, बिलो 18 लगा हुआ है, तो ये आपको शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही बिलो 18 की कंडीशन आएगी तो ये शो करेगा आपको यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्टूडेंट पास। तो guys, that's it for this video. We'll meet in next lecture, so stay tuned with us. Thank you so much.